हेलो दोस्तों। आज हम जो अपना लेक्चर लेके आए हैं, कल हम लोगों ने किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं कर पाई थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाई थी। तो जैसे कि पीछे हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है, क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ लिया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने जान लिया था। ठीक है, आज इन पर हम बढ़िया बढ़िया सी प्रॉब्लम करेंगे। जैसे हमारे पास स्प्रिंग प्रॉब्लम है, स्प्रिंग खिंचेगी, दबेगी, इसकी वेलोसिटी ये होगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, किसी हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकालेंगे कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होंगी, ये ब्लॉक कितना ऊपर तक यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट वगैरह। ये दो पर्सन प्लैंक पर खड़े हुए हैं, ये इधर कूदेगा। ठीक है, तो इस प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी, वो उधर कूदेगा, तो फिर दोनों मिलके क्या है, कंबाइंड इफेक्ट देंगे प्लैंक को। मतलब इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमको करने हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे। तो मैंने शुरुआत में ही आपको फोटो दिखा दी है ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट जागे इसमें। ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले ही सवाल से। पहला सवाल देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1। कुछ सवाल मैं लिख कर भी लाया हूँ, मुझे याद नहीं है सारे सवाल। ठीक है, तो जितने याद है पहले वो कर लेते हैं, फिर लिखे हुए कर लेंगे। क्वेश्चन 1 देखो, स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं हम लोग। स्प्रिंग सिस्टम छोड़ो, पहले पहले स्प्रिंग नहीं, पहले मैन ऑन प्लैंक। मैन ऑन प्लैंक। देखो, मैन ऑन प्लैंक पर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, एक दो न्यूमेरिकल वहां से किए थे, तो वो वाले तो हमें करने नहीं है। हम कुछ थोड़े से अलग हट गए। देखो, ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पर प्लैंक रखा हुआ। प्लैंक का मास है m। अच्छा, यहां पर एक आदमी था, वो रेस्ट में खड़ा हुआ था। किसमें था? रेस्ट में खड़ा हुआ था। ठीक। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? ये सरफेस स्मूथ था पहले तो, और इस मनुष्य का मास m1 है। ये पहले रेस्ट में था, सडनली ये भागने लग जाता है एकदम से। जब ये भागने लग जाता है, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी होती है, तो आपसे ये पूछा गया था कि प्लैंक की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। ठीक। अब उस टाइम पर आदमी की वेलोसिटी थी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई थी, मैं सवाल निकाल ली। ठीक। अभी क्या है, अभी इस इंसान की जो वेलोसिटी है, इस इंसान की जो वेलोसिटी है, वो सडनली सडनली क्या होती है, सडनली सडनली देखो, इस आदमी को यहां खड़ा कर देते हैं, थोड़ा आगे ले आते हैं, सेम आदमी है, हमने यहां खड़ा कर दिया और ये कहा सडनली ये यू वेलोसिटी से जंप किया विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। सडनली मैन जंप्स, जंप्स, यही आदमी यहां पर आके खड़ा हो गया और यही जंप किया। सडनली मैन जंप्स फ्रॉम प्लैंक, फ्रॉम प्लैंक with velocity u with respect to Planck. Find velocity of। क्या बोल रहा है कि अचानक से वो आदमी कूद जाता प्लैंक से, और उसकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितनी है, यू, जब वो कूदता है। ठीक। तो आपको ये बताना है कि अब प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी। तो कहानी देखो, कहानी क्या है, आदमी खड़ा था, पहले रेस्ट में था, प्लैंक भी रेस्ट में था। ठीक। देखो, सरफेस स्मूथ है। ठीक। अच्छा, आदमी और प्लैंक के बीच में, आदमी और प्लैंक के बीच में ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा। आप जरा ये याद करके चलो, ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं नहीं हो सकता, वरना आदमी जंप कर ही नहीं पाएगा, बिना फ्रिक्शन के जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो वो, लेकिन इस सिस्टम के पूरे, ये आदमी और ये प्लैंक, ये पूरा हमने एक सिस्टम मान के रखा हुआ है। ठीक है, अगर इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम पर फ्रिक्शन जो होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन, जब आदमी कूदेगा आगे, तो देखो आदमी कूदा, ठीक, तो फ्रिक्शन, प्लैंक में फ्रिक्शन किधर लगा, इधर लगा फ्रिक्शन, और आदमी में किधर लगा, इधर लगा फ्रिक्शन। ठीक। एक्शन रिएक्शन फॉर्म में लगेगा। ठीक है। अच्छा, प्लैंक में जब इधर लगा फ्रिक्शन तो प्लैंक इधर भाग गया, आदमी आगे भाग गया होगा।
ठीक, लेकिन ये जो है ये सिस्टम के अंदर है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। आप ये चीज समझ के चलें, ये फ्रिक्शन फोर्स इस मनुष्य और ये जो प्लैंक है इन दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स हो गया। तो इंटरनल फोर्स कभी सिस्टम पर कोई फर्क नहीं डालता है, ठीक है, ना उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को गवर्न करता है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स काम बनता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही काम करेगा मोशन के लिए, ठीक, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज कौन कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है, इंटरनल फोर्स कुछ नहीं करेगा, ठीक। तो इंटरनल फोर्स जब इसके अंदर है और एक्सटर्नल लग नहीं रहा है, और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, एफ एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो होता है, तो हमें पता है पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं पी इनिशियल बराबर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो अब कहानी यह है कि जितना मोमेंटम इसका पहले था इस सिस्टम का, उतना मोमेंटम बाद में होना चाहिए, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम देखो, जब सब कुछ रेस्ट में था, इनिशियली तो रेस्ट में ही था, सडनली वो कूदा है ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया भाई साहब का, दोनों सिस्टम का जीरो हो गया, इसका भी, आदमी का भी और प्लेन का भी। बाद में हमने मान लिया जब आदमी कूदा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, देखो जब भी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है तो आप एक चीज समझ लो, हमें कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम आदमी की वेलोसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। निकालने का जुगाड़ ये रहा, आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितनी दे रखी है, हमने मान लिया प्लैंक इधर, जब ये आदमी कूदा तो मान लिया प्लैंक इधर v वेलोसिटी से चला गया हो, मान लिया ये कि v वेलोसिटी से पीछे चला गया हो, भाई आदमी आगे कूदा तो प्लैंक कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक। इसको कैसे आप लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू, ठीक। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर u प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमारे पास कितना आ गया, u प्लस अच्छा v, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है v, लेकिन v क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर वेक्टरली ऐड करेंगे, ये हमारे पास कितना आ गया u माइनस, मतलब मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ चुकी है, u माइनस वी आ चुकी है। अच्छा u माइनस वी आ जाएगी तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल p फाइनल, देखो जरा प्लैंक का मोमेंटम m1 इंटू माइनस का प्लस आदमी का मोमेंटम, आदमी का मास m2, ये m2 है, m2 आदमी का मास m2 इंटू आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, u माइनस v, तो हमारे पास क्या आ गया, m2 u माइनस v माइनस m1 v। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, p इनिशियल बराबर p फाइनल, जब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो हम क्या कह सकते हैं, p इनिशियल इक्वल p फाइनल। यहां से हमारे पास देखो कहानी क्या निकल के आती है, p इनिशियल तो जीरो था भाई साहब, ये m2 q माइनस m2 p माइनस m, ठीक, इन दोनों को इधर ले आओ, तो v कॉमन m1 प्लस m2, ये क्या है m2, तो v बराबर कितना आ गया, m2 u अपॉन m1 प्लस, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई प्लैंक की। कहानी कुछ कुछ समझ में आई, ठीक, एसएस ले लो इसका आप। अच्छा, हो सकता है प्लैंक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन दे दें या फिर कुछ भी दे दें, कुछ ऐसा ही थोड़ा सा जगलरी कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लैंक से अब हटते हैं, अब हम चलते हैं आगे, और आगे सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे स्प्रिंग सिस्टम पर। देखो इसको ढंग से एनालाइज करना है, एनालाइज कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते चलते हैं। स्प्रिंग सिस्टम पे सबसे पहला सवाल है, हमारे पास एक मास m1 ये रहा, बीच में लगी हुई है स्प्रिंग, और ये रहा स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है k, और इसमें इनिशियली x नॉट क्या दे रखा है, एक्सपेंशन, ये दे रखा है x नॉट,
मतलब आपसे बोला गया है कि स्प्रिंग ऑलरेडी इस तरीके से किसी ने खींच के पकड़ के रखी हुई है स्प्रिंग, ठीक है। अब ने क्या क्या कहा, स्प्रिंग को रिलीज किया गया, ठीक है, स्प्रिंग को छोड़ दिया गया। तो स्प्रिंग इज रिलीजिंग फ्रॉम, ठीक है, स्प्रिंग को रेस्ट से क्या किया गया है, रिलीज किया गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2, ठीक। देखो, स्प्रिंग इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ब्लॉक M1। देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, पहले इस सिस्टम को आप समझने की कोशिश करो। देखो क्या कहानी हो रही होगी। अब इस स्प्रिंग को हमने खींच के इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग को हमने छोड़ा, ये ब्लॉक इधर आएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, मतलब आपका M2 वाला ब्लॉक इधर आएगा, M1 वाला ब्लॉक इधर जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन है तो जैसे ही आप छोड़ोगे, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आना चाहेगी, नेचुरल लेंथ पर, तो ब्लॉक को खींचेगी खींचेगी। अच्छा, ब्लॉक की स्पीड अभी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग खींच रही है ब्लॉक को। भाई जब तक नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाएगी तब तक दोनों ब्लॉकों को खींचेगी। और स्प्रिंग फोर्स लगा रही है मतलब एसिलरेशन है, एसिलरेशन मतलब हर सेकंड क्या हो रहा है, ब्लॉक की स्पीड बढ़ रही है। भाई एसिलरेशन ही स्पीड को बढ़ाता है, सॉरी वेलोसिटी को बढ़ाता है। अगर एसिलरेशन होगा तो हर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो एसिलर भाई फोर्स कहाँ है, नेचुरल लेंथ की तरफ है। ये ब्लॉक की कहानी अगर आपको मैं पिक्चर में दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसी होगी। देखो कुछ देर बाद ये ब्लॉक ऐसे आ चुके होंगे। देखो क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। मैं यही फोटो में थोड़ा सा जगलरी कर रहा हूँ। देखो ये M1 और ये स्प्रिंग खिंचते 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 खिंचते, और ये मतलब ये इधर v वेलोसिटी से आ रही है, तो ये इधर u वेलोसिटी से मान लेते हैं। और ये अब आ गई इसकी, ये इसकी है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ठीक। नेचुरल लेंथ पे आ गई। अब देखो नेचुरल लेंथ पे आ गई होगी तो ब्लॉक के पास v और u वेलोसिटी आ गई तब, ठीक। v और u वेलोसिटी आ गई, तो जैसे नेचुरल लेंथ पर आई, अब नेचुरल लेंथ पर आने के बाद वो डब्बे रुकेंगे तो है नहीं, ये डब्बे दोनों रुकेंगे तो है नहीं, ये भागते हुए आ रहे हैं। फिर ये क्या होगा, इधर आना है, भागेंगे इधर इधर। तो अब स्प्रिंग क्या होगी, अब स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू होगी। जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू होगी तो बाहर को फोर्स लगाएगी। अच्छा, बाहर को जब फोर्स लगाएगी तो ये जो ब्लॉक अब आ रहे थे इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होना चालू होगी, कम होना चालू होगी, कम होना चालू होगी, और एक टाइम पर आकर जीरो हो जाएगी, रुक जाएंगे। इसको बोलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग, ठीक। तो एक चीज याद रखो, एनर्जी कहीं लूज नहीं हो रही, ठीक है। जिस सरफेस पर ये पूरी स्मूथ है चारों तरफ, ठीक। स्प्रिंग का इंटरनली फोर्स, मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन बराबर होगा, क्योंकि भाई जितनी एनर्जी पहले थी एक्सपेंशन में, उतनी एनर्जी क्या है, कंप्रेशन में जाएगी। सारी सारी फिर वो कंप्रेशन क्या करेगा, उतनी एनर्जी एक्सपेंशन में देगा, फिर उतनी एक्सपेंशन वाली एनर्जी किस में जाएगी, कंप्रेशन में जाएगी। मतलब ये ब्लॉक सिस्टम ऐसे 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 हमेशा यही काम करता रहेगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर मतलब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी। खुद सोचो ना, भाई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तब तो वो ना इधर फोर्स लगा रही ना इधर फोर्स लगा रही है। मतलब ब्लॉक आ रहे थे एक्सपेंशन से, आ रहे थे, भाग के आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, स्प्रिंग खींच रही थी, स्पीड बढ़ा रही थी, बढ़ा रही थी, बढ़ा रही थी, बढ़ा रही थी। जैसे वो नेचुरल लेंथ पे आई उसके बाद स्प्रिंग स्पीड अब नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि स्प्रिंग जो लगा रही है फोर्स वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। भाई नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स ही नहीं लगाएगी। जब डब्बे आ रहे हैं भागते 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 ऐसे आए, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन जैसे ही डब्बों ने स्प्रिंग को दबाना चालू किया, अब स्प्रिंग ने बाहर फोर्स लगा दिया, मतलब डब्बों की वेलोसिटी को कम करने लग गया, कम करने लग गया, कम करने लग गया, और एक टाइम पर आकर डब्बों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आएगी, नेचुरल लेंथ पर आएगी, ठीक। अब आपसे पूछी गई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, बताते हैं। देखो सारी कहानी यही है, हर एक मैं समझाता नहीं घूमूंगा, अब आप समझो। इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम को हम कंजर्व कर सकते हैं। पी इनिशियल बराबर क्या था, जीरो था। भाई इनिशियली क्या थी, रेस्ट में ही थी, ओके। फाइनल अब क्या हुआ, अब रेस्ट में नहीं है, तो पी फाइनल क्या होगा, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल इक्वल्स M1 इंटू वी। इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानिए तो इधर की नेगेटिव मानेंगे, तो प्लस M2 इंटू माइनस, ठीक। तो ये क्या आ गया, M2U इक्वल्स टू
m1, तो v बराबर क्या आ गया, m2 u अपॉन, हाँ m। अच्छा, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। अब हमको कहां से एक इक्वेशन मिलेगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो देखो, इनिशियल इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास, देखो डब्बे शुरुआत में नहीं चल रहे थे, बाद में चले वो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में एक्सपेंशन तो था, तो स्प्रिंग के पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो थी, और कोई एनर्जी थी नहीं, डब्बे चल बल नहीं रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी डब्बे की जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी डब्बे की जीरो। अच्छा, एनर्जी फाइनल, एनर्जी फाइनल, देखो एनर्जी फाइनल, जब नेचुरल लेंथ पर डब्बे आए, जब नेचुरल लेंथ पर डब्बे आए, ठीक है, तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या होगी, जी, स्प्रिंग के पास कोई एक्सपेंशन भी नहीं बचा, कोई कंप्रेशन भी नहीं बचा, ठीक, लेकिन डब्बों के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम। तो उस टाइम पर एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी, जीरो प्लस डब्बों की हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू टू स्क्वायर। इन दोनों को क्या करवा दो, कंपैरिजन करवा दो, दोनों बराबर होनी चाहिए, एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, सॉरी mv स्क्वायर, हाफ m2 टू स्क्वायर, हाफ हाफ हाफ, खत्म हो गया। ठीक, आपके पास क्या आ गया, के नॉट स्क्वायर, इसकी v की वैल्यू आ गई थी, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस m2 पॉन्ड, क्या आ गया, ये वी स्क्वायर आ गया। तो v बराबर कितनी आ गई, रूट ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर पॉन्ड, ठीक। अच्छा, v यहाँ से भी निकाली, v यहाँ से भी निकाली, आप दोनों को कंपैरिजन करा लो, u की वैल्यू निकल आएगी आपकी, u भी निकल आएगी, v भी निकल आएगी, दोनों को कंपेयर करा लो। तो m2 u अपॉन m1, ठीक है। अच्छा, ये v तो ही है, v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन m1 से m1 एक खत्म हो गया, नीचे m1 बचा, m2 यू स्क्वायर अपॉन m1 बराबर के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, देखो अब तो निकालना बहुत आसान हो गया है भाई, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, m2 अपॉन m1, m2 स्क्वायर अपॉन m1, यहाँ पर m2 स्क्वायर होगा, m2 स्क्वायर अपॉन m1 माइनस प्लस m2, और ये किसके बराबर है, ये एक्स नॉट, सॉरी ये, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ये सारा का सारा m2 स्क्वायर प्लस m1 m2, ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक, u की वैल्यू यहां से निकाल लो, इसका रूट आ जाएगा, तो u भी आ गया आपके पास, v भी आ गया, दोनों चीज आ गई आपके पास, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये तो केस वन था, ये कौन सा था, ये केस वन, याद रखो। देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा यहाँ वैल्यू दी जाती है आपको एक्स नॉट की, तो आप डाल देते, एम की वैल्यू दी जाती, बहुत आसान हो जाता, ठीक। एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने। ये तो होगी कहानी, स्प्रिंग जब कैसी रखी हुई है, स्प्रिंग एक्सपेंड रखी हुई है, एक्सपेंशन है स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, खिंचाव है स्प्रिंग के अंदर। अच्छा, यहीं पर आपसे एक और केस पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि स्प्रिंग को जब हमने एक्सपेंड कर रखा है एक्स नॉट, जब इसे छोड़ेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ठीक। तो मैक्सिमम कंप्रेशन आप कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई, जितना एक्सपेंशन होगा उतना ही कंप्रेशन होगा, अभी मैंने समझाया भी था, एनर्जी इनिशियल बराबर क्या कर दोगे, एनर्जी फाइनल कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी एनर्जी इनिशियल थी, जो भी एनर्जी इनिशियल थी स्प्रिंग के पास, वो एक्सपेंशन की वजह से थी, वही एनर्जी फाइनल आएगी, कंप्रेशन की वजह से आ जाएगी, ठीक। तो सेम आ जाएगा। अच्छा, तो आप एसएस ले लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये केस टू है,
तो केस 2 में क्या है कहानी, हमारे पास 2 ब्लॉक है, स्प्रिंग लगी हुई है, ये क्या है, ये किसी सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, ये हमारे पास सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। यू से हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल, में कोई अभी एक्सपेंशन नहीं था, ये भी कैसी थी, नेचुरल लेंथ पर थी। ठीक, इसके अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं है, अभी नेचुरल लेंथ पर है। आपसे ये पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। फाइंड velocity of both the blocks when expansion is maximum। ठीक, इतने सवाल आपसे पूछे, तो देखो अभी क्या कहानी चल रही है कि यू से इसने इसको खींचना स्टार्ट किया, ठीक, M2 वाले मास को। अब जैसे ही खींचेगा स्प्रिंग में क्या आएगा, एक एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन की वजह से स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, वो इस वाले ब्लॉक को आगे घसीटेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालते थे, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m1 इनिशियली वेलोसिटी 0 प्लस m2 इनिशियली वेलोसिटी u अपॉन m1 प्लस कितना आ गया आपके पास, m2u अपॉन m1 प्लस, क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम एक्सपेंशन आपसे पूछा गया, एक्सपेंशन देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। सबसे पहले ये निकालते हैं, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट करेंगे। देखो ये कैसे निकालेंगे, अच्छा दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम एक्सपेंशन कब होगा, देखो ध्यान से जरा, अगर ये ब्लॉक M1 है और ये 2 है, ठीक, मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से चल रहा है, अचानक से v वेलोसिटी हो जाती है, जब इन दोनों के बीच में एक्सपेंशन क्या हो, मैक्सिमम। देखो एक्सपेंशन मैक्सिमम कब होगा, अब सोचो एक आगे जा रहा हो, एक आगे जा रहा हो और दूसरा वाला भी आगे जा रहा हो, ठीक है, ये ज़्यादा तेजी से जा रहा हो तो कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर ये धीरे जा रहा हो तो क्या होगा, धीरे धीरे ये तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा, और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। कब तक एक्सपेंशन होगा, जब तक इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती तब तक एक्सपेंशन होगा, उसके बाद एक्सपेंशन नहीं हो सकता। भाई इन दोनों की वेलोसिटी अगर सेम होगी एक रास्ते में तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है, खुद सोचो, अगर इस वाले ब्लॉक की धीरे वेलोसिटी है, ये तेज चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो ये इसको घसीटेगा अपने साथ, ये वाला ज्यादा तेज जा रहा है, ये इसको अपने साथ घसीटेगा, और कब तक घसीटता रहेगा, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। अब मान लो ये तेज चल रहा है, आगे वाला स्लो चल रहा है, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, तभी एक्सपेंशन आपको मैक्सिमम नहीं। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कब मिलेगा, जब दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से चलने लगे। ये वी से चल रहा है तो ये वाला भी किससे चलेगा, वी से चलेगा, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, मोमेंटम कंजर्व कर दो खटाक से। तो P इनिशियल बराबर P इनिशियल मोमेंटम कितना था, इसके पास 0, इसके पास m1 इंटू 0 प्लस
m2 इंटू यू बराबर, दोनों सेम जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू, तो m2 यू अपॉन m1 प्लस, ये क्या आ गया v, ये है मैक्सिमम। ठीक, अब आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक्सपेंशन क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। ये m1 है और ये खिंचते 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 स्प्रिंग कुछ ऐसी हो गई है m2, और ये v है, ये v क्या है, v हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि ये एक्सपेंशन बताइए। मान लेते हैं इसमें एक्सपेंशन कितना हो गया है, x नॉट हो गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी, एनर्जी इनिशियल, देखो केवल उस टाइम पर डब्बा चल रहा था, केवल डब्बा चल रहा था और कुछ नहीं था, स्प्रिंग के पास कोई एक्सपेंशन भी नहीं था, नेचुरल लेंथ पे थी, तो इनिशियल एनर्जी केवल इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी, बाकी सबकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, तो एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ m2 क्यू। अच्छा, एनर्जी फाइनल देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर प्लस इसकी हाफ m2 प्लस, अब देखो स्प्रिंग में कुछ खिंचाव आ गया तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, प्लस हाफ एक्स नॉट का एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल कर दो। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप करना, मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, उसका आंसर क्या आता है निकल के। बहुत तगड़ा आ रहा है, एक्स मैक्सिमम आ रहा है रूट के अंदर एम यू स्क्वायर, एम स्क्वायर एम प्लस एम, देखो आ रहा है एम यू स्क्वायर m1 यू स्क्वायर देखो ये किया आपने, एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल, तो हाफ m2 यू स्क्वायर बराबर हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ ए, ये मैक्सिमम एक्सपेंशन है, हाफ 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 हाफ, तब ये खत्म हो गया। हमें देखो v की वैल्यू पता है, हम v की वैल्यू निकाल चुके हैं, v कितना, m2 u अपॉन m1 प्लस m2, तो m2 u स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन बराबर एक्स नॉट बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ m2 u स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2। ठीक है, v की जगह ये डाल दो, m2 u अपॉन m1 प्लस m, तो m2 u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, स्क्वायर है ना, m2 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक, अपॉन क्या आ गया फिर। ठीक, अब काट पीट में चालो, एक से ये कट गया, आपके पास क्या बचा, m2 u स्क्वायर माइनस m2 m2 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन k, तो फर्दर सॉल्व कर लेना, ये आपके पास आ चुका। ठीक, तो ये थी स्प्रिंग की कहानी। ठीक है, अब स्प्रिंग का अगला केस लेते हैं। ये हमारे पास मास m, ये स्प्रिंग लगी हुई है और ये मास, इससे आगे एक F फोर्स है वो घसीट रहा। अब सवाल क्या क्या है आपसे वो सुनिए, सवाल क्या क्या है आपसे, फाइंड इनिशियल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ
पहला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक। तीसरा, if velocity of one of the block is u, if velocity of one of the block is u after t seconds, then find velocity of other block. फाइंड, चौथा पार्ट है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन t सेकेंड्स, ठीक। ये पूरा सवाल का क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है भाई, आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले आप इस सिस्टम का पूरे का एक्सेलरेशन देखो। ये सरफेस स्मूथ है, याद रखना, ठीक। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स कितना लग रहा है, F, m कितना है, m1 प्लस m2 टू ए क्या आ गया, F अपॉन m1 प्लस, यही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो, इस um बराबर F अपॉन m1 प्लस द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आपके सामने है। अब आपसे ये पूछा गया है इफ वेलोसिटी ऑफ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t सेकेंड, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी t सेकेंड बाद। तो ये पहला पार्ट है भाई, देखो F बराबर m इंटू ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये होता है फॉर्मूला, मैंने पहले ही दिन बताया था पहले लेक्चर में कि किस तरीके से न्यूटन के फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब वेलोसिटी पूछी है आफ्टर t सेकेंड, तो सबसे पहली कहानी क्या है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो मूव कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या है, 0 है, टाइम आपको दे रखा है t सेकेंड, ठीक। एक्सेलरेशन भी आपको पता है F अपॉन m1 प्लस, आपको क्या निकालना है, v तो निकालना है, तो v com इक्वल्स टू u com प्लस a com इंटू टी, ये तो 0 ही है, प्लस a com कितना है, F अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके सामने आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपसे पूछा जा रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द ब्लॉक इज u आफ्टर t सेकंड्स, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, कुछ देर बाद देखो किसी एक ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई। मान लेते हैं कि ये m1 मास, इसकी m2 मास है, उस पर फोर्स लग रहा था F। मान लेते हैं कुछ समय बाद, t सेकंड बाद ये वेलोसिटी इसकी u हो जाती है और इसकी हम मान लेते हैं v हो जाती है, ठीक। तो आपसे क्या पूछा गया, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर ब्लॉक, इस m1 ब्लॉक की क्या बतानी है आपको, वेलोसिटी बतानी है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस, तो v com आप निकाल चुके हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ft अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये सबके जनरल फॉर्मूले निकल रहे हैं, आप इसमें वैल्यू डाल के आप इनको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में हो सकता है आपको वैल्यू दी जाए, ये सेम जनरल फॉर्मूले हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 इंटू v प्लस m2 इंटू u अपॉन m1 प्लस m2, ये इससे ये मर गया, आपके पास क्या बचा, आपको क्या चाहिए, v तो चाहिए, तो m1 v इक्वल्स टू ft माइनस m2 u, तो v बराबर क्या आ गया, ft माइनस m2 u अपॉन, ये आपके पास आ गई, ठीक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन t सेकेंड, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कहीं कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, आपको पता है
यू सी ओ एम क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। बी सी ओ एम क्या आ गया आपके पास, एफ टी अपॉन एम वन प्लस टाइम आपको दे रखा है कितना, टी। एस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू सी ओ एम इंटू टी प्लस हाफ ए सी ओ एम इंटू टी स्क्वायर। तो यू सी ओ एम ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए सी ओ एम कितना आपके पास, ये रहा एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू इंटू टी। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चारों के चारों पार्ट्स इसके हो गए। देखो स्प्रिंग केस हो गया, प्लैंक केस हो गया, अब देखते हैं ब्लॉक केस। ठीक, ब्लॉक केस कैसा, आपसे पूछा गया ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है ब्लॉक, का मास कैपिटल एम है, का मास है। ठीक, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट। ठीक, पूरा सिस्टम शुरुआत में किस में है, रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में। ये क्या है, स्मूथ है, और ये ब्लॉक कैसा है, मूवेबल है। देखो ब्लॉक ऐसे भी बना हो सकता है, या फिर आपको दिखाने के लिए ऐसे ही बना सकते हैं इस स्टाइल से, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और ये हाइट कितनी है, एच है, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों आपके सिस्टम सेम है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इस ब्लॉक को पहले तो रेस्ट में रखा था, अचानक से इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ने के बाद ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक पीछे जाएगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा जब ये डब्बा नीचे आ गया बिल्कुल, ठीक है, उस टाइम पर इस ब्लॉक और इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज, ये आपका वेज है, ये वेज एंड ब्लॉक आफ्टर रिलीजिंग। देखो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, फोटो से ही समझ में आएगा सब कहानी क्या चल रही है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप। ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है ऐसे, ये मास का ब्लॉक, नीचे इसमें क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स mg। अच्छा इधर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल। बस इसी नॉर्मल का अगर ये एक्शन है, ये एक्शन है, ठीक, तो रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, वेज में ऐसे, ये नॉर्मल। ठीक, अच्छा वेज का कैपिटल एम जी ये नीचे लग रहा होगा और एक एन डैश पर लग रहा होगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस नॉर्मल के मैं कंपोनेंट करूं तो इस नॉर्मल को मैं आगे बढ़ा लूं ऐसे, एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा और एक इधर कंपोनेंट, इसको एन डैश एन वन बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, एन टू बोल। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर n1 से इसको धक्का मारेगा, इस ब्लॉक को पीछे n1 से धक्का मारेगा। ठीक है, अच्छा उस ये तो नीचे आ रहा है तो इसकी एक वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। आप जरा ध्यान से दोनों को फोटो को देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम के ऊपर, केवल फोर्स कहाँ है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा होगा, ये n1 या फिर n, ये क्या है, ये इस सिस्टम, ये मास और वेज के सिस्टम में लगने वाला एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मोशन कौन गवर्न करता है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स गवर्न करते हैं। ठीक, तो ये जो एन आपको दिख रहा है ना, एन क्या है, एक इंटरनल फोर्स है। केवल इसमें अगर फोर्स कहीं लग रहा है तो वो वर्टिकल में लग रहा है। वर्टिकल में कौन, इसका एम लग रहा है, इसका एम लग रहा है, जो दोनों के एम को बैलेंस कौन कर देगा, एन डैश कर देगा। ठीक, अच्छा इसका एम एन का एक कॉम्पोनेंट बैलेंस कर देगा। मतलब इस सिस्टम के ऊपर केवल किसमें फोर्स है, only force in vertical direction। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल में ये मत देख लेना n1, भाई n1 आया कहां से, ये n का कंपोनेंट है ना, n का, और n क्या है, इंटरनल फोर्स है, तो कोई फर्क नहीं डालेगा सिस्टम के ऊपर, इंटरनल फोर्स। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं
हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में जब कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, इसका संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक, तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा पहले, उतना ही मोमेंटम क्या होगा, बाद में रहेगा। शुरुआत में मोमेंटम देखो डब्बे और ब्लॉक का क्या था, जीरो था, भाई दोनों ही नहीं चल रहे थे, रेस्ट में थे, तो ये जीरो हो गया। बाद में क्या हो गया, बाद में जब डब्बा नीचे आया, ब्लॉक पीछे गया, मान लेते हैं ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे कितनी हो गई, v, और डब्बा आगे से कितने से जा रहा है, u से। ठीक, मान लिया भाई डब्बा आगे किससे जा रहा है, u से, ब्लॉक पीछे जा रहा है v से, तो इसकी वेलोसिटी डब्बे की m u, इसका मोमेंटम प्लस इस बड़े वाले ब्लॉक का, तो कैपिटल M इंटू, और v इधर, ये किसका होगा, माइनस का होगा, तो mv बराबर mu, v बराबर क्या आ गया, छोटा mu अपॉन बड़ा, ये बड़ा, ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ गई किसकी, प्लैंक की। ठीक, अच्छा आपसे ये कह सकता है सवाल में, और आपसे क्या कह सकता है, ये एक सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, यहां से m1 मास का ब्लॉक जा रहा है q वेलोसिटी का, मास क्या है m2 की, हाइट है, और ये क्या है, मूवेबल, मूवेबल वेज। ठीक, आपसे ये पूछा जा रहा है कि डब्बा इसके ऊपर जाएगा, ठीक, अच्छा ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं ना कहीं ये रुकेगा, जहां रुकेगा तो डब्बे की मैक्सिमम हाइट बताओ कि कहां तक डब्बा पहुंच जाएगा। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल देखो आपसे क्या है कि इस प्लैंक की, इस वेज की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। अब जरा ध्यान से देखो, देखो डब्बा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर चढ़ा रहा है, तो इसको आगे एक धक्का मारेगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, अच्छा ये ऊपर जब पहुंचेगा, ये मैक्सिमम ऊपर कब तक पहुंच सकता है, जब ये पहुंचेगा तो उस टाइम पर, एक टाइम पर जाकर धक्का लगाना इधर, इसको बंद कर देगा और वहीं रुक जाएगा। उस टाइम पर क्या होगा कि इस वेज की और इस डब्बे की दोनों की वेलोसिटी क्या होंगी, एक समान होगी, एक जैसी होंगी। यानी समझ में आ रही है कि ये डब्बा गया 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 गया, मान लिया कुछ देर बाद ये डब्बा यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखो। पहला सवाल क्या है, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाई ब्लॉक। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाई वेज। वेज को कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी मिले। तो सबसे पहले इस डब्बे की बात कर लें। ये डब्बा जब ऊपर पहुंचा 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 पहुंचा, इस डब्बे का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यही बनाते हैं, देखो ये m1 है, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, m1g कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, m1g साइन ऑफ थीटा। ये ऊपर क्या आ गया, एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ध्यान से देखो, नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos थीटा, लेकिन इस डब्बे को नीचे रोक कौन रहा है, mg sin थीटा। मतलब डब्बे की हर सेकंड अगर वेलोसिटी कोई कम करेगा तो कौन सा वाला फोर्स करेगा, m1g sin थीटा। ये डब्बे की हर टाइम पर वेलोसिटी धीरे धीरे कम करता जाएगा, लेकिन डब्बा एक फोर्स लगा रहा है, इस वेज को आगे धकेल रहा है। कैसे, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा, वो इस डब्बे को आगे धकेलेगा। अभी मैंने इससे पहले फ्री बॉडी बनाया था, आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से डब्बा आगे जाएगा। ये डब्बा आगे जाएगा, ये डब्बा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ रुक गया। अच्छा, दोनों चीजें जब एक साथ जा रही हैं आगे, तो सीधी सी बात है, जब ये डब्बा रुका होगा तो इस डब्बे की और इस वेज की वेलोसिटी क्या हुई होंगी, एक जैसी होगी होंगी, तभी तो ये रुक पाएगा, उससे पहले तो रुकेगा नहीं। ठीक, मान लेते हैं कि सिचुएशन ये आ गई, कुछ देर बाद ये डब्बा यहाँ पर आकर रुक गया। ये m1 मास का, इसका मास क्या, m2, और डब्बे की हाइट कितनी हो गई, h। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ब्लॉक, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय द वेज। ठीक, तो हाइट के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी केवल डब्बे के पास थी, इस वेज के पास कुछ नहीं थी। एनर्जी इनिशियल आपके पास कितनी है, हाफ m1 u²। एनर्जी ऑफ वेज तो जीरो थी, एनर्जी फाइनल कितनी होगी, ये डब्बा और वेज सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे,
मान लेते हैं v से, तो एनर्जी फाइनल क्या हो गई, हाफ m1 प्लस m2 इंटू एनर्जी इनिशियल। अच्छा देखो, अभी डब्बे के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना इस बैच के पास। जब ये डब्बा चढ़ जाएगा बैच पे ऊपर, तो इस डब्बे के पास एक और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी ऐड करनी है आपको। एनर्जी फाइनल mgh m1g इंटू, ठीक, एनर्जी इनिशियल बराबर आप क्या कर दोगे, एनर्जी फाइनल कर दोगे। तो आपके पास क्या आ गया, हाफ m1 u स्क्वायर बराबर हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस m1g। ये पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आ गई। देखो हमको क्या चाहिए, h चाहिए। हमको क्या क्या पता है, m1 पता है, u पता है, h नहीं पता है, v नहीं पता। एक इक्वेशन आपको और कहीं से चाहिए, तो एक इक्वेशन आप कहाँ से निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है, कौन सा, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1u प्लस इसका तो जीरो था वेज का। फाइनली जब डब्बा यहां पहुंच गया तो दोनों का मोमेंटम, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल्स टू m1u अपॉन m1 प्लस m2। और ये उठा के आप कहाँ डाल लोगे, v की वैल्यू यहाँ। जैसे ही आप यहाँ डालोगे, आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, h कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ गया। यानी समझ में आई, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना जो भी है, ठीक है, काफ़ी कैलकुलेशन इसकी टफ है। अच्छा, आपसे दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाई वेज। जो वेज है वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कब करेगा। तो देखो ये लास्ट है, ध्यान से देखो, डब्बा चढ़ा, पहले इसी में देख लो आप, डब्बा चढ़ा 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 यहां तक गया, ठीक है, यहां तक जाने के बाद फिर डब्बा नीचे आएगा, तब भी वेज की वेलोसिटी बढ़ाएगा, ठीक। मान लेते हैं बढ़ाते बढ़ाते जब डब्बा नीचे उतरा तो डब्बे की इधर वेलोसिटी कुछ और होगी और वेज की इधर वेलोसिटी कुछ और होगी। उस टाइम का फोटो बनाते हैं, देखो उस टाइम का फोटो बनाया, ये रहा, डब्बा इधर जा रहा है, ये m1 वाला मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से, और वेज इधर जा रहा है v मैक्स वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी से, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई मोमेंटम कंजर्वेशन आसान है, आपको पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। इनिशियल मोमेंटम आपको पता है m1 और u स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम देखो इसका तो m2 था मास, तो m2 इंटू वी मैक्स प्लस m1 इंटू, और इसका इधर माइनस, क्या आ गया, p इनिशियल बराबर p फाइनल, क्या आ गया, m1 u स्क्वायर बराबर m2 v मैक्स माइनस m1। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास। अब v मैक्स आपको पता नहीं है, v1 आपको पता नहीं है, फिर से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जब इसके ऊपर डब्बा जा रहा था, ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल एनर्जी कितनी है, दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ m u स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी फाइनल कितनी है आपके पास, इसके पास भी काइनेटिक, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसके पास भी, तो हाफ m2 v मैक्स का एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल हाफ m1 u स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v मैक्स। ये कम हो गया, m1 u स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2, ठीक। इक्वेशन सेकंड, फिर से आपको वही काम करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है, फिर से आंसर निकाल लेना, ठीक है, जो भी आंसर आ जाए। आप यहाँ कोलिजन वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। अच्छा, अभी देखो बचे हुए हैं प्रोजेक्टाइल टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं कि प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऊपर, एक बॉम्ब जा रहा है, यहाँ फट गया, वो दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा आगे गया, एक हिस्सा यहीं गिर गया, आपसे पूछा जाएगा रेंज बताइए, तो वहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में कराता हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। मिलते हैं कल आपसे इसी समय, नमस्कार, शुभ रात्रि।